गाइस, बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की थी, जैसे कि आर्टिकल 370 हटाना, राम मंदिर बनवाना और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको हर दूसरे न्यूज़ चैनल पे अभी डिबेट किया जा रहा है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आखिर में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, इसके हमारी कंट्री को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसके सिटीजन्स को क्या नुकसान हो सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें एंड आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अभी इस वीडियो को लाइक करें। तो आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक देश एक कानून। हमारी कंट्री में अलग अलग तरह के लॉज हैं। एक वो जो सभी पे अप्लाई होते हैं जिनको पब्लिक लॉज बोलते हैं, जैसे कि सीआरपीसी की धारा, आईपीसी की धारा। जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं वो सभी पे अप्लाई होते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन या वो कौन से एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लेकिन कुछ पर्सनल लॉज भी होते हैं। पर्सनल लॉज को फॉलो करवाने का जिम्मा रिलीजियस लीडर्स के पास होता है। पर्सनल लॉज बेसिकली मैरिज, अडॉप्शन, एलिमनी, डाइवोर्स जैसे टॉपिक्स में होते हैं। जैसे कि हमको पता है कि ये सभी टॉपिक्स सेंटर और स्टेट लिस्ट दोनों में ही आते हैं, क्योंकि रिलीजियस लीडर्स का मानना है कि ये जितने भी मैटर हैं जैसे कि मैरिज, अडॉप्शन, ये सब उनके रिलीजियस को देखते हुए होने चाहिए, क्योंकि सबके अलग अलग रिचुअल्स हैं तो ज़रूरी नहीं वो सेम हो। तो इस पे सरकार को कोई लॉ नहीं बनाना चाहिए, उसको वही गवर्न करेंगे। लेकिन अगर हमारी कंट्री में यूसीसी आता है तो ये जितने भी पर्सनल लॉज हैं, जैसे कि ये हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये सभी डिसॉल्व हो जाएंगे और कोई भी रिलीजन जैसे कि मैरिज, अडॉप्शन, इस सब का राइट आ जाएगा गवर्नमेंट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता का एक अनफुलफिल्ड ड्रीम था, जिसे कि वो पूरा नहीं कर पाए। वो चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी कंट्री में लागू हो, लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हमारी कंट्री एक बहुत ही ब्लडी पार्टीशन हुआ था उसमें, और आई थिंक हमारी कंट्री जो है वो डिवाइड भी रिलीजियस ग्राउंड्स पर हुई थी, जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम ग्रुप्स जो थे वो आपस में लड़ रहे थे। इसीलिए उस समय कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, लोगों की पर्सनल फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम ना देना और उन पर यूसीसी इम्प्लीमेंट कर देना शायद उस समय बहुत डिजास्टर साबित होता। इसीलिए उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड तब लागू नहीं किया और यूनिफॉर्म सिविल कोड को डीपीएसपी में डाल दिया, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 कहता है कि जब भी स्टेट कोई लॉज बनाए तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ध्यान में रखते हुए अपने लॉज बनाए। लेकिन ये डीपीएसपी में डाला गया है, यानी कि इसको फॉलो करना कोई कंपलसरी नहीं है। स्टेट चाहे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई कर सकता है, आर्टिकल 44 की बात मान सकता है, और अगर वो नहीं चाहे तो वो ऐसा नहीं भी कर सकता। इस पे कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन अब सरकार सोच रही है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को डीपीएसपी से हटाकर इसको कंपल्सरी कर दे, जिसपे बहुत लोग इसका सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग इसको अपोज भी कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या स्टेट अपने बलबूते पे स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है? तो जी हाँ, ऐसा हो सकता है। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ऐसी स्टेट है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जो कि है गोवा। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड 1939 से ही लागू है, जो कि पोर्टुगीज ऑक्यूपेशन के अंडर थी। पोर्टुगीज सिविल प्रोसीड्यूर 1939 के मुताबिक गोवा में वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है एंड 2019 में इसे द शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ यूसीसी भी बताया गया था। जब भी हम यूसीसी की बात करते हैं, सबसे फेमस केस जो डिस्कस किया जाता है वो है शाह बानो वर्सेस मोहम्मद अहमद केस, जिसमें शाह बानो को 62 ईयर की ओल्ड में उनके हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक दे दिया। उसके बाद खुद को इनसफिशिएंट मानते हुए उन्होंने लोअर कोर्ट में एक प्ली फाइल की, जिसमें उन्होंने मेंटेनेंस की मांग की अपने हस्बैंड से। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल और सीआरपीसी की धारा 125 के अकॉर्डिंग उनको मेंटेनेंस मिला, तो अपनी मेंटेनेंस में उन्हें 25 रुपीज़ पर मंथ देने का दावा किया गया और उन्हें मिले भी। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिवाइज्ड पिटीशन फाइल किया, जिसमें उन्होंने एलिमनी की अमाउंट को 25 से बढ़ाकर 179 कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद उनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया, जिसमें उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी दे रही है, क्योंकि एज पर मुस्लिम्स डाइवोर्स के बाद जो एलिमनी का ड्यूरेशन होता है उसे इद्दत कहते हैं एंड वो 3 या 4 महीने तक का ही होता है। उसके बाद वुमेन को एलिमनी नहीं दी जाती। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर वुमेन और उसके चिल्ड्रन इनसफिशिएंट हैं खुद को मेंटेन करने में, तो उनको मेंटेनेंस दिया जाएगा, इवन उनके हस्बैंड ने उनसे डाइवोर्स ले भी लिया हो। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो शाह बानो का साथ दिया और उनकी एलिमनी की अमाउंट को और भी बढ़ा दी।
लेकिन उस समय पार्लियामेंट ने कुछ और ही अमेंडमेंट पास कर दी, क्योंकि उस समय पार्लियामेंट में इलेक्शन चल रहे थे और उनको वोट बटोरने थे। इसलिए वो एक लॉ लेके आए जिसमें पार्लियामेंट ने एक बहुत ही बाइस्ड अमेंडमेंट पास किया और उन्होंने मोहम्मद खान का साथ देते एलिमनी की ड्यूरेशन को मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग 3 से 4 महीने का ही रखा। पर उस समय इसको ब्लैक डे मनाया गया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बाइस्ड था। खैर वो अलग बात है कि 2017 में ट्रिपल तलाक को ही बैन कर दिया गया। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ प्रोज एंड कॉन्स। इसके सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या नुकसान। सबसे पहले आता है सेकुलर इनइक्वालिटी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होते ही जितने भी हिंदू पर्सनल लॉज हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये सब डिसॉल्व हो जाएंगे और पूरा देश एक ही कानून फॉलो करेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। वो क्या कहते हैं और उसमें कौन कौन से कानून है वो सब डिसॉल्व हो जाएंगे। और यूनिफॉर्म सिविल कोड हर धर्म के लोगों को एक ही नज़र से देखता है। इससे हमारी कंट्री में इक्वालिटी बढ़ेगी। दूसरा है वुमेन राइट। हमारी कंट्री में वुमेन एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है। अगर हम हिस्ट्री से ही देखें तो वुमेन को लेकर हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा बायस रही है और बाकी रिलीजन ग्रुप्स की तरह वुमेन ने बहुत कुछ सहा है। ये वुमेन को एक इक्वल स्टेटस प्रोवाइड कर पाएगा और इससे वुमेन जो है वो मेन के साथ कम्पीट कर पाएंगे। ट्रिपल तलाक के नाम पर, जो कि एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, उसके नाम पर वुमेन के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, लेकिन 2017 में उसको बैन कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉज को सिंप्लीफाई करेगा, क्योंकि अभी आप जैसे कि देख रहे हैं हमारे यहाँ पे हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट है और कितने सारे कॉम्प्लेक्स लॉज हैं। तो ये सभी लॉज जो है ये कंसोलिडेट हो जाएंगे और ये एक लॉ हो जाएगा। इससे हमारा लॉ सिस्टम भी जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल इंटीग्रिटी। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी कंट्री की नेशनल इंटीग्रिटी को भी बढ़ाएगा। लोग खुद को हिंदू, मुस्लिम ये ना देखते हुए सब ये देखेंगे कि वो एक इंडियन है और वो एक इंडियन एक ही कानून में बंधे हुए हैं, जिन्हें वो सब एक साथ फॉलो कर रहे हैं। इससे हमारी कंट्री में नेशनल इंटीग्रिटी भी बढ़ेगी। यूसीसी हमारी सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म लाने का भी काम करेगा। हमारे रिलीजन में या एथनिक ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लॉज हैं या बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो कि आउटडेटेड हो गई है, वो आज की डेवलपमेंट की प्रोसेस को हिंडर कर रही है। जैसे कि हमने ट्रिपल तलाक का मुद्दा देखा, या फिर वो सती प्रथा हो, वो जौहर की प्रथा हो, ये सभी आउटडेटेड हैं और ये सब खत्म हो चुकी हैं। इसलिए समाज में डेवलपमेंट के साथ चलने के लिए हमें कुछ आउटडेटेड लॉज को भी हटाना पड़ता है। खैर ये तो थे कि यूसीसी के क्या प्रोज है, यानी कि क्या बेनिफिट्स हैं। अब हम देखते हैं कि यूसीसी के आने से इससे क्या नुकसान हो सकता है। हमारी कंट्री इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जिसमें अलग अलग रिलीजन और एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा एक बहुत ही सेंसिटिव गवर्नमेंट टॉपिक है। ये जब भी उठता है तो बहुत सारे राइट्स होते हैं, लोग सड़कों पे आ जाते हैं और उनका मानना है कि इससे उनके रिलीजन को या उनकी डाइवर्सिटी को खतरा हो सकता है, क्योंकि उनके पर्सनल मैटर्स जैसे कि मैरिज, अडॉप्शन, डाइवोर्स, एलिमनी जैसे केसेस में इस पे कानून बनाने का हक सीधा सरकार के पास आ जाएगा। और वो ये सोच रहे हैं कि सरकार उनकी एथनिसिटी को ध्यान में नहीं रखेगी, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस सरकार को बहुत भरोसे के साथ चुना जाता है वो हमारे हित के लिए काम करती है और लोगों को सरकार पे विश्वास करना होगा। आई थिंक जब ये यूसीसी लॉन्च हो गया तो बहुत सारे राइट्स हो सकते हैं, बहुत सारे दंगे भी हमें समाज में देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल यूसीसी का मुद्दा एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, नॉट फ्रॉम नाउ, ये बहुत ही पहले के समय से एक सेंसिटिव टॉपिक चला आ रहा है। इसीलिए इस पे हो सकता है कि काफ़ी दंगे हों और लोग इसे ना माने, पर एक समय पे उन्हें ये मानना पड़ेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड भी जो है वो अपने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रहा है। अब इस पे आगे क्या हो सकता है वो तो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बट वी होप कि जो भी हो वो अच्छा हो और वो लोगों के हित में हो। और ये था हमारा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस टॉपिक पर कि यूसीसी इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं, इस पे मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर दें, बिकॉज पब्लिक व्यूज़ मैटर।